Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. चलिए इसमें बताया क्या जा रहा है आयनों का प्रासरण दाब। हम लोग प्रासरण दाब को और पहले समझे हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से बताया था कि प्रासरण दाब को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया था। हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ बताया था कि आयनों का प्रासरण दाब कैसे होता है। तो बताया कि आयनों का प्रासरण दाब इस तरीके से होता है कि जब विपरीत धातु के धनायन, ठीक है, विपरीत धातु के, जैसे मान लीजिए विपरीत धातु के किस तरीके से, विपरीत धातु इस तरीके से कार्य करते हैं और उनके धनायन भी, जैसे हम ये कहें कि आपने सोडियम को लिया है या कॉपर को लिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके की व्यवस्था करें, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सोडियम है, ठीक, सोडियम के साथ साथ अगर हमें कहते हैं कि यहाँ पे कॉपर भी है और यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो अब ये एक तरीके से देखा जाए तो इसके विपरीत में है, क्या है, एक तरीके से विपरीत में है, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। और यही चीज अगर हम देखते हैं इस पर, तो ये क्या है, एक तरीके से विपरीत नहीं है ये, ठीक है, समान है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है तो उस पे भी पॉजिटिव दिया गया है। तो बता दें कि विपरीत धातु के धन आयनों के विलयन को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु को निक्षेपित होने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, आयनों का प्रासरण दाब कहलाता है। यानी कि विपरीत को छोड़कर, विपरीत धातु के आयनों को क्या कहते हैं, विलयन में छोड़कर जो व्यवस्था होती है, और किसके, परमाणु के रूप में धातुओं को निक्षेपित होने पर। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया धातु आयन। अभी हम लोगों ने इससे पहले समझा था कि धातु के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, जब धातु को धातु के ही विलयन में क्या किया जाता है, देखिए डुबोया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उसके आयन होते हैं उस पर चार्ज को क्या करते हैं, तरीके से आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ बताया कि जब धातु का आयन दिया गया हो और उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, जैसे हम ये कहें कि हमें कहें कि एल्युमिनियम है, इस पर +3 आवेश है और इस पे जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो 3 है, ठीक है। अब हम ये कहें तरीके से कि हमें फिर से धातु के रूप में इसको प्राप्त करना है, आयन के रूप से हटा के किसके बाद प्राप्त करना है, धातु के रूप में। तो यहाँ यही बताया कि विपरीत धातु के धन आयनों, जो इसके धनायन है विपरीत धातु के, ठीक है, धन आयनों को छोड़कर, अब इसके विपरीत जो धातु उसको छोड़कर, क्योंकि अगर इसके विपरीत हो जाएंगे तो इसके विपरीत धातु होंगे, ठीक है। लेकिन इसके धातु के आयनों के बारे में बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, धातु के किसके बारे में, धातु के धनायनों के विलयन के रूप में बात किया जा रहा है, ठीक है। को छोड़कर परमाणु के रूप में हमें जो चीज प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा, हमारा धातु ही प्राप्त होगा, ठीक है। आयन तब नहीं प्राप्त होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्योंकि वो उसको क्या कर देता है, एक तरीके से छोड़ देता है। क्या बताया जा रहा है कि छोड़ देगा। तो यहाँ पे जब ये 3 है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में दिए गए, तो हमें प्राप्त क्या होगा, Al। यही एक तरीके से आयनों का प्रासरण दाब होता है। आया कुछ समझ में कि नहीं आया। अभी जैसे हम ये कह दें कि यहाँ पे हम कह दें सोडियम है, तो सोडियम पर प्लस चार्ज, तो आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या प्राप्त होगा, N। अब हमें धातु प्राप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ बताया गया कि विपरीत धातु के धनायनों को छोड़कर, धनायनों को छोड़कर, यानी कि जो इसके विपरीत धातु के धनायन होंगे उनको छोड़कर जो ये चार्ज हमारे पास, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वही इसको क्या करेगा, एक तरीके से एब्जॉर्ब करके, और हमें नया धातु जो हमारा था आयनों से बदलकर धातु को क्या करेगा, हमें, मतलब एक तरीके से हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा। कोई समस्या हो तो बताओ, फिर इसको फिर से बता दे, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलिए, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताया कि रेडॉक्स युग में बताया क्या जाता है, इसमें आप 2 क्रियाओं को एक साथ संभव होते हुए देखेंगे। कौन कौन से, एक तो आप देखेंगे ऑक्सीकरण को, ठीक, और दूसरा क्या देखेंगे, अपचयन को, ठीक। ये दोनों रिएक्शन क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिएक्शन जहां एक साथ हो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम एक एक एग्जाम्पल पहले लिखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन के, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रेडॉक्स युग यानी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली चीज ऑक्सीकरण की व्यवस्था देखी जाए, ठीक, तो ऑक्सीकरण की जो अगर व्यवस्था देखी जैसे ये हो जाए, मान लीजिए कि C+O2, ठीक। तो इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन एक तरीके से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो ये रिएक्शन बन के क्या होगा, बताओ अजीत, CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये बताओ
यस कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सी ऑक्सीकरण कर कौन रहा है, O2 कर रहा है ना, तो किसको, जैसे तुम्हें कोई अभी अपने तरफ खींचने लगे तो तुम तो उसे खींच नहीं रहे हो, कोई तुम्हें खींच रहा है ना, तब तो उसी तरीके से ये ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये कौन उसका ऑक्सीकरण का कार्य करेगा, कार्बन। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्या कहता है बताया जाता है। ठीक है, अब एक रिएक्शन आपको देना, आप लोग बनाइए 2 FeCl2 प्लस Cl2 है, क्या लिखना है, अरे हाँ लिखाएंगे, वो तो लिखाएंगे ही, उसको तो हम लिखाएंगे ही, शुरू करें, यानी कि कल जहाँ आप रेडॉक्स लिखे थे, रेडॉक्स क्रिया, उसी के नीचे एक दो लाइन और बची हुई थी, उसको हम लोग क्या करें, कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था रेडॉक्स युग में, रेडॉक्स युग इसी तरीके से कार्य भी करता है। कैसे कार्य करता है कि इसमें ऑक्सीकरण और चयन दोनों क्रियाएं क्या हो, साथ साथ होती हो, यानी कि अर्ध अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। अर्ध अभिक्रिया यानी कि आधी अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण की हो तो आधी अभिक्रिया आपकी अपचयन की, इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस पे एक दो रिएक्शन दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसको समझेंगे, और बाकी ये अभिक्रिया जो थी उसको आपको कल लिखा ही, मतलब जो इसके डिफिनेशन थे आपको लिखा ही दिए गए थे, और बाकी आप यही रिएक्शन, इसको डिफिनेशन अभी आप इसको जानते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन दिया गया है आपको अर्ध अभिक्रिया की। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया की जो अभिक्रिया की जो रिएक्शन दिया गया है, लिखिए और उसको करिए, Cu+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। ठीक, लिखिए। इसको आप बनाइए, तब तक हम कुछ लिख दे इसमें। ठीक, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। ये आपका रिएक्शन बना होगा। ठीक है, क्या बनाए हैं, तो इसका रिएक्शन बने आपका CU। ठीक, ये आपका रिएक्शन बनेगा। देखिए कितना छोटा, आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे बना, तो समझ में आ गया होगा ना, बस यही जानिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर इसको हम समझाएं। तो यहाँ बताया था इसके बारे में, क्या बताया जा रहा है कि किसी अर्ध क्रिया, ठीक है, कोई जब अर्ध क्रिया हो, ठीक है, अर्ध क्रिया क्या होती है, यानी अभिक्रिया जैसे इस तरीके से दी गई हो, ठीक है, ये पूर्ण अभिक्रिया है, जब कोई यानी कि उत्पाद बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, तो एक तरीके से क्या है, पूर्ण अभिक्रिया है, और उससे पहले की अभिक्रिया क्या होती है, अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और अर्ध अपक्रिया में जब दो अपक्रिया एक साथ कार्य करती हो, कैसे समझिए, जैसे हम ये कहें कि आपका Zn प्लस H2SO4 दिया गया है, क्या दिया गया है, Zn प्लस H2SO, जैसे यहाँ पे मान लिया कि Zn प्लस H2SO4 दिया गया है, ठीक है। अब ये एक तरीके का रिएक्शन ये भी है, ठीक, लेकिन ये भी कोई प्रोडक्ट नहीं निकाला है, ठीक, कोई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है इससे, तो इसका मतलब ये है एक तरीके से कि ये क्रिया भी एक तरीके से क्या है, अर्ध क्रिया पे कार्य कर रही है। अभी जैसे इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ये रिएक्शन बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, H2 निकल रहा है। अब H2 किसमें निकलता है, ऑक्सीकरण की अपचयन में, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में, ठीक। ऑक्सीकरण में क्या होता है, H2 निकलता है, मतलब H निकलता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण किया जाता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया कि क्या बताया जा रहा है कि किसी अर्ध क्रिया के रेडॉक्स युग्म में सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आपका होगा ऑक्सीकृत रूप, यानी पहले ऑक्सीकरण होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, अपचयित रूप, उसके बाद फिर क्या होगा, अपचयन की प्रक्रिया होगी, वही आपका रेडॉक्स युग्म कहलाएगा। जैसे आपका Zn H2SO4 है तो Zn H2SO4, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं Zn SO4 और प्लस H2 आपका फिर बाद में बाहर निकल के आ गया, ठीक। अभी जैसे हम ये कहें ऑक्सीकरण में, मान लीजिए लिखा है C प्लस O2, तो अब ये क्या बन जाएगा, CO2। अब इसमें कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीकृत कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि रेडॉक्स क्रिया में पहले ऑक्सीकृत होगा और उसके बाद क्या होगा, अपचयित होगा, वही आपका रेडॉक्स युग्म कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, इसको आप नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग का यहाँ से शुरुआत होगी, किसकी शुरुआत होगी, विद्युत रासायनिक सेल की, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। और विद्युत रासायनिक सेल आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक तरीके से रेडॉक्स क्रिया पर ही कार्य करता है, जो रासायनिक सेल होता है, क्योंकि उसमें एक तरीके से एक प्लेट में अपचयन होगा तो एक प्लेट में ऑक्सीकरण होगा, एक प्लेट में अपचयन होगा, एक प्लेट में ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि इसी ऑक्सीकरण अपचयन के माध्यम से तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है। जैसे आपके शरीर में ही है, अभी आप सांस ले रहे हैं, ठीक, तो सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है, जब आप सांस लेते तो ऑक्सीजन जाती है, और बाहर कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया होने में कुछ ऊर्जा लगती है, जैसे भी सांस है, अपने हम लोग के शरीर से प्राण वायु निकल जाए तो सांस ले पाएगा कोई, आदमी मृत हो जाएगा, तो यानी ऊर्जा नहीं है शरीर में, ठीक। तो ये चीजें इसमें बताई जाती है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.